नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर, जो कि मई 2017 में एग्ज़ाम हुआ था। उसके मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आ रहा हूँ और इजी वे में हम हर एक क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं। तो इससे पहले हम टोटल 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 हमारा ऑलमोस्ट 50% सिलेबस यू कैन से क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के लिए मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन की वीडियो लेके आ रहा हूं। जैसे कि इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड उससे नेक्स्ट में डिस्कस करते जाएंगे। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर सी लैंग्वेज का क्वेश्चन आया हुआ है। हर एक क्वेश्चन को हम इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे हर एक कंसेप्ट को क्लियरली। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, चूज द स्टेटमेंट दैट आर सिंथेटिकली इनकरेक्ट। देखिए यहाँ पर वर्ड आया हुआ है इनकरेक्ट, बताना है आपको जो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है सी लैंग्वेज के अंदर। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लूप, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर लूप के अंदर 3 पार्ट होते हैं, जिसका पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, क्लियर। उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं हम। सेकंड पार्ट होता है आपका कंडीशन, देन सेमीकोलन, एंड द थर्ड पार्ट इज द इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। तो जनरली स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि लास्ट में सेमीकोलन नहीं आएगा। मैं आपको डियर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन आ भी सकता है, वो भी करेक्ट है, और नहीं भी आ सकता है। लास्ट में सेमीकोलन आने का मतलब है इसका जो बॉडी ऑफ द लूप है वो नहीं होगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूप इसी के अंदर चलता रहेगा, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट कुछ भी नहीं दे रखा है, मगर सिंटेक्स ये कंप्लीट है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन और कंडीशन के बीच में एक सेमीकोलन होता है, कंडीशन और इंक्रीमेंट के बीच में भी एक सेमीकोलन होता है। तो ये सिंटेक्स हमारा करेक्ट है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन में आपको बताना चाहूंगा रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिटर्न, अगर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो वॉइड आप यूज करोगे। कोई भी फंक्शन के आगे वॉइड अगर लगा देते हो दैट मीन्स यू डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। और अगर आप लिख देते हो इंटीजर तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर आप लिख देते हो फ्लोट तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो रिटर्न के आगे ये जो लिखा हुआ है ये है कांस्टेंट, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिटर्न आपने जनरली देखा होगा रिटर्न 1 सेमीकोलन, तो ये हमारा करेक्ट होता था। इसी तरह से रिटर्न 5 अगर आप लिखते हो, रिटर्न 10 लिखते हो, तो कुछ भी अगर आप लिखते हो कांस्टेंट वैल्यू तो दैट इज ओके, देयर इज नो सिंथेटिकली एरर, क्लियर। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, मतलब आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है रिटर्न 6 + 3, इसको भी आप एग्जीक्यूट करके देखोगे तो ये भी एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, और यहाँ पर ये जो रिटर्न करेगा मतलब जस्ट लाइक ए रिटर्न 9, इसको हम बोलेंगे ये रिटर्न 9 है, यू कैन से ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये भी हमारा सिंथेटिकली करेक्ट है। तो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, यू कैन से आंसर नहीं होगा। फिर बी ऑप्शन बच जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर बी ऑप्शन, देखिए कमेंट। बी ऑप्शन के अंदर 2 टाइप के कमेंट होते हैं हमारे, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट, और द सेकंड वन होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट, क्लियर। सेकंड वन होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा सिंगल लाइन कमेंट हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा स्टार्ट होता है डबल डैश से, और आगे आप लिख देते हो कोई भी चीज। यहां पर मल्टी लाइन कमेंट दिया हुआ है, तो मल्टी लाइन कमेंट होता है /*, यहां पर आप मैसेज लिखते हो, उसके बाद दूसरी लाइन में चले जाते हो, तीसरी लाइन में चले जाते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में क्या आता है */, ठीक है। तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट का सिंटेक्स। मगर आप देख सकते हो बी सेक्शन के अंदर यहां पर ये /* लिखा हुआ है, ये मैसेज है, तो जब तक ये चलता जाएगा जब तक इसको */ नहीं मिल जाता, तो यहां पर इसको
ओ सॉरी स्टार स्लैश मिल गया तो ये कंप्लीट हो गया है, सिंटैक्स हमारा कंप्लीट हो गया है। मगर लास्ट में आप देखिए ये कंप्लीट होने के बाद लास्ट में जो ये लिखा हुआ है ये स्टार स्लैश ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और ये जो कमेंट है ये एरर मैसेज देगा, ये प्रॉब्लम कर रहा है हमारा। अगर यहां तक होता, यहां तक अगर हमारा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर लास्ट में जो ये वाला पार्ट है जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं तो ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो दिस इज एन इनकरेक्ट सिंटैक्स इन द सी लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, इंक्रीजिंग द रैम ऑफ ए कंप्यूटर। अगर हम रैम को इंक्रीज कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर, टिपिकली इंप्रूव परफॉर्मेंस। बिकॉज देखिए अगर हम रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप जनरली देखते होंगे जब आप कोई भी सिस्टम को परचेज करते हो तो वहां पर आपसे कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है, आप क्या क्या जवाब देते हो कि प्रोसेसर आपका कौन सा होना चाहिए। जैसे कि लेटेस्ट आपका i5 i8 इस टाइप से सीरीज चल रही हुई है आई की, ठीक है। आपने प्रोसेसर फॉर एग्जांपल i5 बोल दिया, आपसे पूछा जाता है रैम कितनी चाहिए जी, तो रैम आप बोल देते हो कि यू कैन से 2 GB की रैम चाहिए, 3 GB की रैम चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, तो आपने बोल दिया 8 GB रैम, ठीक है। इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन आप देते हो। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ 8 GB रैम आपने बोल दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 8 GB आपने डाला हुआ है, उसके बाद अगर आप 4 GB की रैम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा। इसने कहा कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी उसका रीजन हमें देना है। परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी क्योंकि आपने रैम इंक्रीज कर दी है, ठीक है जी। अब रैम इंक्रीज करने से परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई, मगर ये ड्यू टू किस रीजन से हुई, तो वो रीजन हमें आंसर में ढूंढना है, ठीक है जी। तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट है वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज। वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज हो जाती है। देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा सी। मैंने लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में सी आंसर कैसे होगा वो अभी मैं बता रहा हूं वन बाय वन, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां पर वर्चुअल मेमोरी इंक्रीजेज, अगर वर्चुअल मेमोरी इंक्रीजेज होने से परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है तो दैट मीन्स ए आंसर होना चाहिए, मगर ये ऐसा नहीं है। दिस ऑप्शन इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि वर्चुअल मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द रैम। वर्चुअल मेमोरी रैम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा कंसेप्ट है, अपने आप में ये इंट्रोड्यूस हुआ था किसके लिए, प्रोग्राम लार्जर देन रैम कैन बी एग्जीक्यूटेड। बिल्कुल आपका रैम से ज़्यादा बड़ा भी प्रोग्राम हो सकता है, तो दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रैम। अगर रैम अगर आपने बढ़ा दी, प्रोग्राम आपका बड़ा है, तो दैट विल नॉट इंक्रीज द परफॉर्मेंस। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। सो सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकेंड है लार्जर रैम आर फास्टर। तो देखिए सेकेंड मैंने यहां पर लिखा हुआ है नो, बिकॉज दैट इज फॉल्स। साइज ऑफ रैम डजंट डिटरमाइन इट्स स्पीड। जो रैम का साइज है वो कभी भी स्पीड को डिटरमाइन नहीं करता, क्योंकि टाइप ऑफ रैम जो होती है आपकी, अलग अलग रैम टाइप होती है। एक होती है एस रैम जिसको स्टैटिक रैम बोलते हैं, दूसरा होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम अगर आपने परचेज कर ली, इंक्रीज कर दी, तो डायनेमिक रैम तो स्लोअर होती है, तो परफॉर्मेंस तो इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। मगर एस रैम जो होती है वो फास्टर होती है। तो जो रैम का साइज है डजंट डिटरमाइन द स्पीड। थर्ड पॉइंट है फीवर पेज फॉल्ट अक्कर। बिल्कुल ये करेक्ट है। अगर आप रैम को इंक्रीज कर देते हो, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। वो किस कारण होती है? क्योंकि पेज फॉल्ट जो है वो कम से कम होते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रू, मोर पेजेस कैन बी इन द मेन मेमोरी। अगर आप देखिए आपने अगर पेज फॉल्ट का कंसेप्ट पढ़ा हुआ, तो मेन मेमोरी जो होती है ना वो लिमिटेड मेमोरी होती है, और मेन मेमोरी लिमिटेड होने की वजह से जो पेजेस हैं हमारे वो कम स्टोर होते हैं। मान के चलिए 3 पेज स्टोर है, 1 2 और 3, 3 पेज स्टोर है। अगर मैंने रैम को इंक्रीज कर दिया तो 2 पेज और इंक्रीज हो गए, तो हमारा 4 नंबर और 5 नंबर हमारा स्टोर हो गया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर 5 पेजेस हम एट ए टाइम देख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, रादर देन पहले कितने थे, 3 पेज थे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो पेज फॉल्ट कम होने से हमारी रैम की जो यू कैन से परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट है फीवर सेगमेंट फॉल्ट अकर। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट अगर आ जाता है, तो सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब क्या है?
that is a common condition cause program to crash. They are often associated with a file name core. तो सेग फॉल्ट मैं आपको जनरली बताना चाहूँगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट अगर कम होगा तो उससे भी हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमें ये नहीं है कि वो एक क्या है कंडीशन है जो कि क्रैश होने से बचाता है, उसके लिए हम सेगमेंटेशन फॉल्ट कम से कम होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज कैसे होगी, तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, पेज फॉल्ट कम से कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्क में अगर हम देखें तो एक टर्म आती है बॉड रेट। अलग अलग टाइप के रेट होते हैं हमारे, एक होता है बॉड रेट और एक होता है बिट रेट। ठीक है, तो मैं दोनों का मीनिंग आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, बॉड रेट एंड द सेकंड वन होता है हमारा बिट रेट। ठीक है जी, तो बॉड रेट जो होता है उसका मतलब होता है, बॉड रेट को हम सिंबल रेट भी बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिंबल रेट। ठीक है जी, तो बेसिकली ये जो होता है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सिंबल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया सिंबल रेट भी बोल देते हैं हम इसको, सम नंबर ऑफ सिंबल दैट कैन बी सेंट, ठीक है, पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ सिंबल कितने हमारे सेंड हो रहे हैं, दैट इज नोन एज ए बॉड रेट और यू कैन से सिंबल रेट। सेकेंड इसमें होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्नलिंग स्पीड। बॉड रेट को हम सिग्नलिंग स्पीड भी बोल देते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिग्नलिंग स्पीड, या हम मैं ये कह सकता हूं सिग्नल वैल्यू चेंजेस पर सेकेंड, दैट इज नोन एज ए बॉड रेट। ठीक है, उसके बाद होता है बिट रेट। बिट रेट क्या होता है हमारा, बिट रेट होता है नंबर ऑफ बिट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ बिट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। ठीक है जी, तो यहां पर अगर हम देखें तो बॉड रेट का जो मतलब है वो क्या निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, ये तो होता है हमारा बिट रेट, क्वेश्चन में है हमारा बॉड रेट। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बाइट लॉस पर यूनिट, लॉस की तो कोई बात ही नहीं हुई है। थर्ड पॉइंट है हमारा द रेट एट विच सिग्नल चेंज, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिग्नलिंग स्पीड भी बोलते हैं, इसका मतलब ही यही है कि दैट you can say number of signal value changes per second. So this is one is the correct one, C is the correct one option, correct answer for this question. Next question है, error detection at the data link level is achieved by, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एरर डिटेक्शन, दो टेक्निक होती है हमारी, एक होती है एरर डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब होता है फाइंड करना, डिटेक्शन का सिंपल सा मतलब है फाइंड करना, मतलब कोई भी चीज है उसके अंदर एरर है या नहीं है, एरर है तो उसको फाइंड करना, मतलब पता लगाना कि एरर है या नहीं है, दैट इज नोन एज ए एरर डिटेक्शन। ठीक है जी, तो अलग अलग मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा सिंपल पैरिटी चेक, अलग अलग मेथड होते हैं हमारी, टेक्निक होती है। फर्स्ट टेक्निक होती है हमारी सिंपल पैरिटी चेक, सेकेंड टेक्निक होती है टू डायमेंशनल, second technique is the two dimensional parity check. Clear? And the third one is the you can say checksum, checksum भी एक मेथड होता है हमारा। एंड द फोर्थ वन साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, रिडंडेंसी चेक। तो ये चार मेथड होते हैं हमारे एरर डिटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है एरर डिटेक्शन एट डाटा लिंक लेवल इज अचीव बाय, तो चारों में से देखिए कौन सा मेथड हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड या साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, तो सीआरसी मेथड बोलते हैं इसको, दैट इज यू कैन से एरर डिटेक्शन मेथड इन द डाटा लिंक लेवल। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड इफ ए फंक्शन डिक्लेयर इन लाइन ended is going to create inline in the executable code। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इनलाइन का मतलब है सिंगल लाइन में, मतलब कोई भी चीज आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो, लाइक कोई फंक्शन है, इनपुट नाम से कोई फंक्शन है, ठीक है, आपने वो डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने का मतलब है
सेमीकोलन आप लगा देते हो, ये डिक्लेयर कर दिया कि आपने ये फंक्शन है इंट इनपुट नाम से फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। डेफिनेशन होती है जैसे कि आप देते हो यहाँ पर इंट इनपुट, उसके बाद यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा देते हो, मतलब यू कैन डिफाइन द दैट फंक्शन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आप डेफिनेशन डिक्लेयर कर रहे हो दैट इज इंडेड ट्रीटेड एज ए इनलाइन इन द एग्जीक्यूटेबल कोड। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो जस्ट लाइक ए इनलाइन की तरह ही वो ट्रीट करेगा। तो वो जो है कौन डिसाइड करता है, क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ कौन डिसाइड करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कंपाइलर हमारा एक पार्ट है जो कि ये चीज़ बताता है कि ये जो है एग्जीक्यूटेबल टाइम पे वो जो है डिसाइड करता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द कंपाइलर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जनरली क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में। सिचुएशन, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंकरेंट प्रोसेस एक्सेस करते हैं शेयर डाटा एंड दे आर ट्राई टू चेंज इट कंकरेंटली। तो देखिए यहाँ पर अगर ये कहना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस, मान के चलिए P1 एक प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है, वो एक्सेस कर रहे हैं शेयर डाटा। शेयर डाटा क्या है, मान लो एक तरह का, मान लीजिए ये S एक वेरिएबल है और इसमें वैल्यू है 5। ठीक है जी, अब P1 भी एक्सेस कर रहा है सेम टाइम पे और P2 भी सेम टाइम पे एक्सेस कर रहा है। अब समझने की वाली बात ये है, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस, मान के चलिए तीसरा प्रोसेस भी हो सकता है P3, ये भी सेम टाइम पे एक्सेस कर रहा है शेयर डाटा को एंड दे ट्राई टू चेंज इट कंकरेंटली। तीनों के तीनों चेंज करना चाह रहे हैं। मान के चलिए P1 इंक्रीज करना चाह रहा है +1, P2 माइनस करना चाह रहा है और P3 जो है +2 करना चाह रहा है। ठीक है जी, अब P1 जब +1 करेगा, इसने रीड किया 5 +1 किया तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू रिटर्न करेगा 6। ठीक है, किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये S की वैल्यू। P2 जो है -1 करेगा, मतलब S की वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा, ये 4 रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये S की वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा था, 6 रिटर्न कर रहा था। P3 जो है इसको रीड करेगा 5 को और +2 कर देगा, मतलब S की वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा, ये 7। देखिए सेम टाइम पे तीन प्रोसेस एक ही वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं और तीनों ने कुछ ना कुछ चेंजेस किया है, कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। अब आप देखो S की डिफरेंट वैल्यू आ गई है, क्या क्या वैल्यू आ गई है, 4, 6 एंड 7। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम रेस कंडीशन, इसको बोलते हैं हम रेस कंडीशन। रेस कंडीशन का मतलब ये है कि रेस की फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोई भी वैल्यू, सही वैल्यू एक ही है और इतनी वैल्यू एक वेरिएबल की नहीं हो सकती, एट ए टाइम एक ही वैल्यू होगी, या तो 4 होगी या 6 होगी या 7 होगी, कोई ना कोई एक वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, मगर सारी वैल्यू करेक्ट नहीं हो सकती, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम रेस कंडीशन। क्लियर, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेस कंडीशन। क्लियर, नेक्स्ट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए सिचुएशन, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर परमानेंटली ब्लॉक वेटिंग फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट दैट विल नॉट अक्कर। देखिए मान के चलिए ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है ये। P1 एक प्रोसेस है, P2 एक प्रोसेस है। मान के चलिए रिसोर्स है हमारा R1 और एक दूसरा रिसोर्स है R2। P1 एक रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रहा है, P1 ने रिक्वेस्ट की किसके लिए, R1 के लिए, मगर R1 जो है वो किसके पास है, दैट इज होल्ड बाय P2। P2 ने रिक्वेस्ट की R2, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है R2 और R2 किसके पास होल्ड है, वो है P1 के पास। तो ये देखिए ये सिचुएशन जो होती है, P1 ने R1 की रिक्वेस्ट की मगर R1 जो है P2 के पास है, P2 ने रिक्वेस्ट की R2 की, R2 किसके पास है, P1 के पास। तो इस वाली सिचुएशन को जिसमें हम साइकिल क्रिएट हो जाती है, इसको बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस आर परमानेंटली ब्लॉक। आप देख सकते हो यहाँ पर P1 अपना काम नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि P1 को R1 चाहिए तभी तो वो काम कर पाएगा, मगर वो R1 किसके पास है, P2 के पास है। P2 को R2 चाहिए मगर R2 किसके पास है, P1 के पास है। ना ही P1 काम कर पा रहा है ना ही P2 काम कर पा रहा है, दोनों को जो रिसोर्स चाहिए वो एक दूसरे के पास है। ठीक है,
तो इससे होगा क्या, ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस जितने भी है वो परमानेंटली ब्लॉक हो गए और वो वेट कर रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट दैट विल नॉट अकर। ये P1 जो है वो वेट कर रहा है R1 का, मगर ये R1 जो है वो मिल नहीं रहा, दैट विल नॉट अकर। P2 जो है वो वेट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है R2 की, मगर R2 जो है वो किसके पास है, P1 के पास, ये भी उसको नहीं मिल रहा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक, मतलब यू कैन से ब्लॉक हो गया, सारी चीजें परमानेंटली ब्लॉक हो गई, वो रिजोल्व ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डेडलॉक कहीं पर भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है और सी भी इनकरेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिमूविंग ऑफ सस्पेंडेड प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क एंड देयर सब्सिक्वेंट रिटर्न इज कॉल्ड। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि जो एक होती है आपकी मेन मेमोरी और एक होता है डिस्क। जैसे कि ये है हमारी मेन मेमोरी जिसको हम फिजिकल मेमोरी भी बोलते हैं, ये है मेन मेमोरी और ये है हमारी डिस्क। तो यहाँ पर डिस्क में क्या है, साइज हमारा लार्जर होता है, मेन मेमोरी का साइज जो है वो लिमिटेड होता है, यू कैन से स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द डिस्क। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मेमोरी टू डिस्क कुछ प्रोसेस जो है इनएक्टिव हो गई, मतलब यहाँ पर मेन मेमोरी में काम नहीं रहा, उसको हम सस्पेंड कर देंगे, कहाँ ले जाएंगे उसको, डिस्क के अंदर। इसको बोलते हैं हम स्वैप आउट। ठीक है, पेज को हमने यहाँ से उठाया और कहाँ डाल दिया, डिस्क के अंदर डाल दिया। क्यों, क्योंकि इसका काम नहीं था, ये सस्पेंड हो गए थे। ठीक है, सस्पेंडेड प्रोसेस को वहाँ पर डिस्क में ले आए और अब मेन मेमोरी में स्पेस हो गया। स्पेस होने से क्या है, डिस्क से हम वापस कुछ एक्टिव पेज जो हमें रिक्वायरमेंट है एट ए टाइम, ठीक है, एट करंट टाइम हमें जो रिक्वायरमेंट है वो डिस्क से हम उठा के कहाँ ले आएंगे, मेन मेमोरी में। इसको बोलते हैं हम स्वैप इन। ठीक है, तो स्वैप इन एंड स्वैप आउट ये किस लिए काम आता है, मेन मेमोरी टू डिस्क एंड डिस्क टू मेन मेमोरी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग बोलते हैं। दैट इज ए सिंपल टेक्निक इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, स्वैपिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 159, ऐसी कौन सी स्कीम है जहां वेयर ओनली ए पोर्शन ऑफ द जॉब एड्रेस स्पेस इज एक्चुअली लोडेड इनटू द फिजिकल मेमोरी। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पर पेजेस बने हुए हैं, पेज 1 पेज 2, ठीक है, और यहाँ पर ये मैपिंग हो रखी है इस टाइप से। तो ये कंप्लीट है डायग्राम बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये वर्चुअल मेमोरी है और ये फिजिकल मेमोरी है। क्लियर। तो वर्चुअल मेमोरी में जो ये मैपिंग का काम कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है बेसिकली, ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें पोर्शन ऑफ द जॉब एड्रेस स्पेस इज एक्चुअली लोडेड इनटू द फिजिकल मेमोरी। ये कहना चाह रहा है ये फिजिकल मेमोरी है, सॉरी वर्चुअल मेमोरी है, हम मेमोरी मैप के थ्रू वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी को मैप कर देते हैं। अब होता क्या है, फिजिकल मेमोरी लिमिटेड होती है, वर्चुअल मेमोरी थोड़ी सी लार्जर होती है एज कम्पेयर टू द फिजिकल मेमोरी। तो जो ये कहना चाह रहा है, जो एक्चुअली उसको फिजिकल मेमोरी को रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से लेगा, वर्चुअल मेमोरी से लेके यहाँ पर मैप कर देगा। तो इस स्कीम को हम क्या बोलेंगे, इस स्कीम को हम ऑब्वियसली वर्चुअल मेमोरी बोलेंगे। सो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो होगा हमारा वर्चुअल मेमोरी। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक कौन सा रिलेशन, ये जो नोर लिखा हुआ है ये नोर बेसिकली मिसप्रिंट है, यहाँ पर मोर आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मोर ये अगर होता है तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। ए रिलेशन में है मोर देन वन की, इन दिस केस ईच ऑफ दीज की इज कॉल्ड एज। तो इसमें यहाँ पर अगर आप देखो तो मोर देन वन की अगर देखा जाए तो वन की जहां पर भी आ जाए, ध्यान रखना की का मतलब ही यही होता है यूनिक। की का मतलब यहाँ पर यूनिक की फॉर्म में ही है। ठीक है, की का मतलब यूनिक नहीं होता, की जहां पर भी आ जाए तो वहां पर ये जनरली की एट्रीब्यूट अगर हम बात करते हैं तो वो प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट लेता है। ठीक है, अगर की वर्ड अकेला आया हुआ है, ठीक है, तो अगर सिंगल एट्रीब्यूट यूनिकली डिफाइन हो रहा है, मतलब एक ही की है और वो यूनिकली डिफाइन हो रहा है, सिंगल की यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी की। क्लियर। अगर मोर देन वन की है, मतलब एक से ज्यादा की है,
जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं, यूनिकली डिफाइन हो रहे हैं, यूनिकली डिफाइंड हो रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, अगर एक से ज्यादा की अगर आपकी टेबल में आई हुई है, मोर देन वन की अगर आई हुई है और वो सारे के सारे यूनिकली डिफाइन कर रहे हैं, तो उन सबको हम बोलेंगे कैंडिडेट की। क्योंकि ध्यान रखना है आपको, एक टेबल के अंदर एक ही अगर की है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है, तो एक ही प्राइमरी की हो सकती है और बाकी जितनी भी होगी वो सारी की सारी कैंडिडेट की होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कैंडिडेट की, क्योंकि यहाँ पर नोर की जगह क्या होना चाहिए था, मोर। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि इजी वे में आपको समझ में आए। क्लियर? तो इस टाइप से हर क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा और इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।